हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है कंसाइनमेंट। यस, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर फॉर एवरीवन। लाइक क्या होता है, साइंस वाले बच्चों के लिए तो सारा चैप्टर नया होता है। कॉमर्स वाले बच्चे ना बहुत सारे चैप्टर से रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जनरल लेजर, फाइनल अकाउंट्स। ये सब चैप्टर उन लोग पढ़े हुए हैं पहले से, तो वो सब चीजें उनको याद आती है। हाँ भाई, हम तो लेट बैक अपने नर्सरीज के डेज में ये सब चैप्टर पढ़े थे। क्लास 11 नर्सरी होता है ना, हमारे लिए बचपना होता है वो कॉमर्स का। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ये सब चीज, तो उनको याद आती है चीजें। अरे हाँ, ये तो पढ़ी हुई से लग रही है। बट ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबके लिए नया है। यूनिवर्सली दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर एवरी वन। द चैप्टर नेम इज कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट। अब ये शब्द तुम लोग कहीं ना कहीं तो सुने होंगे, कहीं नहीं तो मूवीज में तो सुने ही होंगे। भाई इतने लाख का कंसाइनमेंट आ रहा है, इतने करोड़ का कंसाइनमेंट आ रहा है, ये कंसाइनमेंट आ रहा है, वो वाला कंसाइनमेंट आ रहा है। ऐसे करके मूवीज में वर्ड यूज होता है। ऐसे कॉल कर बोलते हैं, हेलो भाई मेरा कंसाइनमेंट क्लियर करवा देना वहां से। क्लियर करवा दे इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहर से आ रहा होता है, तो आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, तो बॉर्डर क्रॉस के टाइम पे आपको रोक सकते हैं या कोई भी चीज। लेकिन कंसाइनमेंट वर्ड आपने सुना होगा, तो कंसाइनमेंट का रियल मीनिंग आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट? तो देखो जी, क्या होता है, व्हेन द ओनर ऑफ गुड्स देन his goods to some other person from different place to sell the goods on that place and as against allow commission on the sales made. That is known as कंसाइनमेंट। देखो मैंने एकदम इजी और देसी भाषा में दिखाने की कोशिश की है कि व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स का ओनर होता है, सेंड हिज गुड्स टू सम अदर पर्सन फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, अपने गुड्स को किसी और को भेजता है, किसी दूसरे प्लेस में रहता है वो बंदा। जैसे मान लो मैं अपनी सिटी में हूँ, मैं किसी और बॉम्बे में भेज रहा हूँ। मैं बॉम्बे में मेरा एक फ्रेंड रहता है, पुणे में मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैं उन लोगों को गुड्स भेज रहा हूँ टू सेल द गुड्स। पर्पस क्या है गुड्स भेजने का? पर्पस क्या है? गुड्स को बेचना है। उनके थ्रू गुड्स को मेरे को क्या करना है? उस शहर में बेचना है। जैसे मेरा जो पुणे वाला फ्रेंड है, मैं उसको गुड्स भेज रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ भाई पुणे में बेचो मेरे गुड्स को। ठीक है, ऑन दैट प्लेस एंड एज अगेंस्ट अलाउ कमीशन, और इसके बदले में उसको क्या अलाउ करेंगे हम लोग? उस पर्सन को जो मेरे गुड्स को बेचने वाला है उसको हम क्या अलाउ करेंगे? हम कमीशन अलाउ करेंगे। किस पे कमीशन अलाउ करेंगे? ऑन सेल्स मेड, जितनी सेल्स वो करेगा उस पर हम उसको कमीशन अलाउ करेंगे। दैट इज नोन एज कंसाइनमेंट। इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। एकदम शॉर्ट सिंपल सा मीनिंग है ये कंसाइनमेंट का। ठीक है, तो बात क्या होती है समझना, कि एक होता है सेलर, एक होता है सेलर। ठीक है, और अब ये सेलर क्या करना चाहता है? ये सेलर एक्सपेंड करना चाहता है, एक्सपेंड इन सम डिफरेंट प्लेसेस। अपने शहर में तो इसका बहुत नाम चलता है, पर ये दूसरे शहरों में अपने नाम जमाना चाहता है। पॉइंट ये है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर अस, कि दूसरे शहर में जाए जहां की हमको नॉलेज नहीं है, वहां पर हम शॉप परचेस करें या रेंट में ले, फिर वहां पर हम बंदे बैठाएंगे, अपने वर्कर्स बैठाएंगे, ये सब चीजें कराएंगे, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा उस पर। तो हम क्या सोचते हैं, हम एक पर्सन को पकड़ते हैं, दिस इज द पर्सन। ठीक है, हम
उस पर्सन को पकड़ते हैं जो उस शहर के बारे में ऑलरेडी नॉलेज रखता है, जिसको उस शहर के बारे में पूरा आइडिया है, और हम उसको बोलते हैं कि क्या आप हमारे बिहाफ में हमारे गुड्स अपने शहर में सेल करोगे, और अगर आप सेल करोगे तो उसके बदले हम आपको कमीशन देंगे, उसके बदले हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे आपको। तो वो एग्री कर जाता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, उसको तो कमीशन मिल रहा है ना बैठे बैठा, और उसको अपने शहर की नॉलेज भी है, तो सस्ते में सब काम करेगा, उसको मस्त कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो एग्री कर जाता है, और इससे क्या होगा, हमारा भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा। तो जो सेलर होता है वो अपने गुड्स इसको सेंड करता है। क्या ये अपने गुड्स उसको बेचता है? नहीं, ये अपने गुड्स उसको भेजता है। बेचना और भेजना में फर्क है। ये अपने गुड्स उसको बस भेजता है, बेचता नहीं है। गुड्स अभी भी इसी के होते हैं, ठीक है, ये अभी भी ओनर ऑफ द गुड्स है। ये ओनर ऑफ द गुड्स है अभी भी, ठीक है। सेलर ऑफ द गुड्स कौन होगा, ये होगा। ये क्या बन जाएगा, ये सेलर ऑफ द गुड्स बन जाएगा, ठीक है। ओनली एंड ओनली द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, यस राइट, ओनली द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। यहां से वहां गया, ओनरशिप इज स्टिल देयर, ओनरशिप अभी भी यहां पर है, सिर्फ पोजेशन एक हाथ से दूसरे हाथ में गुड्स को चला गया, ठीक है। गुड्स सेंड करते हैं, ये उसको गुड्स बेचने के बदले क्या देगा, कमीशन देगा। तो इसके लिए इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट फ्रॉम सेल, सेल होने के कारण इसको मिलेगा प्रॉफिट। इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा कमीशन फ्रॉम सेल्स। मतलब अगर सेल हुई तो इसको मिलेगा प्रॉफिट, उसको मिलेगा कमीशन, ठीक है। तब होने के बाद ये पूरे पैसे रेमिट कर देगा, मतलब जो भी भाई पैसा इसको मिलेगा ना, ये कस्टमर को बेचेगा, ये समझो इस चीज को। ये देखो इसके पास गुड्स आ गए हैं, अब ये वेरियस कस्टमर्स को सेल करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है, ये चीज होगी। इसके बाद सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कंसाइनमेंट। अच्छा बताओ, गुड्स किसके, गुड्स किसके, सेलर के, गुड्स सेलर के हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट का प्लान किसका, सेलर का। कंसाइनमेंट के थ्रू गुड्स बेचना कौन चाहता है, सेलर। तो सारे खर्चे कौन बियर करेगा कंसाइनमेंट के, सेलर। तो कोई भी खर्चा हो वो बियर कौन करेगा, सेलर करेगा। अब यहाँ दो टाइप के खर्चे होंगे, सेलर खुद ही खर्चा करेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेगा कि मैंने खर्चा किया है। और अगर ये जो बंदा है, ये बंदा जो दूसरे शहर में बैठा है, अगर ये कोई खर्चे करता है, जैसे शहर में, उस शहर में रेंट देता है, उस शहर में फ्रेट का खर्चा करता है, या कोई भी खर्चा करता है, वो भी वो इससे वसूल लेगा, ठीक है। क्योंकि कंसाइनमेंट के अंदर कोई भी खर्चा होगा वो बियर तो सेलर ही करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। ये ओनर ऑफ द गुड्स है, वो सेलर ऑफ द गुड्स है, वो सिर्फ बेच रहा है, ठीक है। सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ, अब देखो, अब इसका नाम है, इसका नाम है कंसाइनर। कंसाइनमेंट के अंदर ये जो सेलर है इसका नाम हमने रख दिया है कंसाइनर, और इसका नाम हमने रख दिया है कंसाइनी। इसका नाम हमने रख दिया है क्या, कंसाइनी, ठीक है। आ रही बात समझ में? कंसाइनर रख दिया इसका नाम, और उसका नाम कंसाइनी रख दिया है, ठीक है। तो सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ में गुड्स बेचने का काम करता है।
कंसाइनर के बिहाफ में गुड्स बेचने का ये काम करता है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप है? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि यू आर अ मीडिएटर और आप मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेकर रिटेलर्स के बीच में बांट रहे हो, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। यहां पर इज समथिंग डिफरेंट हैपन कि ये ओनर ऑफ द गुड्स है और ये अपने गुड्स किसी और पर्सन को भेज रहा है बेचने के पर्पज से, बेचने के लिए, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा वो। डिस्ट्रीब्यूशन चेन नहीं है ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो पूरे कंसाइनमेंट में जो मोटा मोटा चीजें हो रही होती है वो यही होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और जो भी ये गुड्स सेंड करेगा, जो भी गुड्स ये कंसाइनी को सेंड करेगा, कौन? कंसाइनर। अब पूरे चैप्टर में मैं कंसाइनर और कंसाइनी वर्ड यूज करूंगा। तो जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा साथ में एक चीज भेजेगा और उसका नाम है प्रोफोर्मा इनवॉइस। व्हाट इज प्रोफोर्मा इनवॉइस? डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड। तो जो भी गुड्स हमने सेंड किए हैं, जो भी गुड्स हमने भेजे हैं, उसकी जो डिटेल्स होगी वो प्रोफोर्मा इनवॉइस में लिखी होगी। ठीक है गाइस, कम ऑन, मेरे को बताओ, क्या कंसाइनर कंसाइनी को बेच रहा है गुड्स? क्या कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ भेज रहा है उसको गुड्स। वो सिर्फ उसको गुड्स भेज रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो वो इनवॉइस नहीं भेजेगा उसको। इनवॉइस मतलब होता है बिल पकड़ा रहे हो सामने वाले को, वो प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजेगा। ये कंसाइनमेंट में यूज होने वाला टर्म है। और अपना जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को भेजेगा अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स का मतलब होता है डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड। अकाउंट सेल्स का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है कि आपने कितनी सेल्स की है। आ रही बात समझ में? डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड, तो ये चीजें होती है। ठीक है, देख लो एक बार डायग्राम को। ठीक है, यस, एजेंट और प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये जो कंसाइनर होता है वो रोल प्ले करता है प्रिंसिपल का, और जो कंसाइनी है वो रोल प्ले करता है एजेंट का। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा डायग्राम एक बार तुम बना के रखो, जिससे तुम लोगों को शॉर्ट में समझ में आए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, ग्रॉस आइडिया बन जाए कि व्हाट एग्जैक्टली कंसाइनमेंट इज। और फिर इसकी अकाउंटिंग के लिए तुम लोगों के दिमाग में एक अच्छा बैक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये करो। ठीक है, डन है। ओके बच्चों, तो जब हम लोग देखो, अब देखो हम लोग जब बात करते हैं कंसाइनमेंट में होने वाले खर्चों की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट, we will be talking about that this will be bear by consigner, right? This all the expenses of consignment is going to be bear by consigner. हम यही बात करते हैं, बोलो।
अब चाहे वो खर्चा कंसाइनर खुद किया हो या कंसाइनी किया हो कंसाइनर के बिहाफ में, ठीक है, हो सकता है ना, कंसाइनर खुद भी किया हो सकता है खर्चा, या फिर कंसाइनी किया हो सकता है, कंसाइनर के बिहाफ में किया हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जब एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं तो देखो एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन द चैप्टर ऑफ कंसाइनमेंट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप किसी भी एक्सपेंस को डायरेक्ट क्लासिफाई करोगे अगर आपको ये चीज पता है जो मैं अभी लिखने वाला हूं। क्या? all the expenses incurred from starting till the goods reach the consignees go down। और indirect expenses तो क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ऑल दी एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत से कंसाइनमेंट के अंदर आप जो खर्चे कर रहे हो टिल द गुड्स रीच द कंसाइनी गो डाउन। कहां तक के खर्चे? कहां तक के खर्चे? जो जब तक गुड्स पहुंच नहीं जाते कंसाइनी के गोडाउन में, टिल द गुड्स रीच द कंसाइनीज गो डाउन। तो आप जो शुरू से खर्चे कर रहे हो और कहां तक के खर्चे आप डायरेक्ट बोलोगे? बोलो, कहां तक के खर्चे आप डायरेक्ट बोलोगे? जब तक गुड्स पहुंच नहीं जाते कंसाइनी के गोडाउन तक। बोलो, आ रही बात समझ में? कि आप सोचो कि आपने खर्चे स्टार्ट किए, कंसाइनमेंट में आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं और वो एक्सपेंसेस कहां तक के आपको डायरेक्ट क्लासिफाई करने हैं कि आपका यहां से कंसाइनमेंट का सामान निकला 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 और ये कंसाइनी का गोडाउन है, और ये कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने तक जो भी खर्चे हुए इसके पहले, ये गोडाउन है कंसाइनी का, ठीक है। इस यहां पहुंचने तक के पहले तक के जितने भी खर्चे हुए सारे डायरेक्ट है, सारे डायरेक्ट है, और इसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट हो जाएंगे। लिखा है ना, रेस्ट ऑफ द अदर एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली क्लासिफाइड एक्सपेंसेस, मतलब हर वो एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली क्लासिफाई नहीं हो रहा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सिंपल। बोलो हाँ। अब चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे वो दुनिया एक्सपेंस है, चाहे वो जहान एक्सपेंस है, ऑल द एक्सपेंस आर गोइंग टू बी बियर बाय ओनली वन पर्सन कंसाइनर। Only one person consignor is going to bear the expenses, but we came to know about something related to direct expense और indirect expenses. The direct expenses are those expenses जो कि कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचने के पहले तक के जितने भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट ही हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद के सारे इनडायरेक्ट। आ रही क्या बात समझ में? बोलो हाँ। ठीक है, ओके। तो चलो अब एक बार हम इतने ज्ञान की प्राप्ति के साथ, अच्छा, कंसाइनमेंट की सेपरेट अकाउंटिंग होती है, बताओ कंसाइनमेंट कौन कर रहा है?
कंसाइनमेंट किसका पर्पस है, किसका ऑब्जेक्टिव है, किसको फायदा हो रहा है कंसाइनमेंट से? कौन कंसाइनमेंट का बिजनेस करवा रहा है? कंसाइनर करवा रहा है। तो हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कंसाइनर। तो जब भी याद रखना, कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग जब भी होगी, कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग जब भी होगी, इट इज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर के बुक्स में होगी। कंसाइनर को प्रॉफिट जानना है तो कंसाइनर करेगा। बताओ, हम लोग फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग भी बंदा इसीलिए करेगा क्योंकि उसको भी प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट निकालना है, तो वो करेगा अकाउंटिंग। और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग कौन सा नेचर का अकाउंट यूज करते हैं? नॉमिनल नेचर अकाउंट यूज करते हैं, राइट? नॉमिनल नेचर का अकाउंट यूज करते हैं और नॉमिनल नेचर अकाउंट ही बताता है। तो कंसाइनमेंट का जो अकाउंट बनेगा कंसाइनर की बुक्स में, वो भी नॉमिनल नेचर। तो जनरली कौन सा अकाउंट बनता है कंसाइनर की बुक्स के अंदर? एक बनता है कंसाइनमेंट का अकाउंट, और एक पर्सनल अकाउंट बन जाता है कंसाइनी का, क्योंकि कंसाइनी से के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कंसाइनी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी हमको रिकॉर्ड करने हैं। हाँ, बट वन वन थिंग इज देयर कि जो कंसाइनी की बुक है, जो बच्चों कंसाइनी की बुक है, वो अपनी बुक में एक अकाउंट जरूर बनाएगा जो कि कंसाइनर का अकाउंट है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है कि मेरे पर्सनली क्या ट्रांजेक्शन्स कंसाइनर के साथ हो रहे हैं, कंसाइनर के साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो दिखाना जरूर पसंद करेगा। लेकिन जो कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग होगी वो किसके बुक्स में होगी? कंसाइनर के बुक्स में होगी। इसी के बुक्स में बनेगा कंसाइनमेंट का अकाउंट। आ रही बात समझ में? यस। तो लेट्स जस्ट ट्राई कि क्या हम अपना दिमाग लगाकर इस चीज को कर सकते हैं? भैया बिल्कुल कर सकते हैं, दिमाग की कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, चलो। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जर्नल एंट्रीज। तो बताओ, कंसाइनमेंट की शुरुआत कहां से होती है? हाउ द कंसाइनमेंट बिगिन, कैसे शुरुआत होती है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है कंसाइनमेंट के अंदर? सोचो, इमेजिन करो, पूरी स्टोरी लाइन सोचो, ये पूरी स्टोरी लाइन सोचो। पहला काम क्या होता होगा कंसाइनमेंट के अंदर? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? गुड्स सेंड, वेरी गुड। कंसाइनमेंट की शुरुआत होती है गुड्स भेजने से। ठीक है, मेरे पास गुड्स पड़े हुए हैं गोडाउन में, मैं कंसाइनर, मेरे पास गुड्स पड़े हुए हैं गोडाउन में, मैं अपने गुड्स को भेजूंगा। ठीक है, तो गुड्स जा रहे हैं, एंट्री क्या होगी बताओ? गुड्स जा रहे हैं। तो देखो, कंसाइनमेंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बना रहा हूं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन कंसाइनमेंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन कंसाइनमेंट। ठीक है, इन कंसाइनमेंट इज लाइक इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर वर्ड, क्योंकि सिर्फ कंसाइनमेंट वाले लेने हैं। तो क्या गुड्स जो मैं भेज रहा हूँ वो कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज आता है, बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट इज इक्वल टू ट्रेडिंग अकाउंट, 100%। कंसाइनमेंट अकाउंट इज इक्वल टू ट्रेडिंग अकाउंट है। बस अलग से क्यों बन रहा है? क्योंकि कंसाइनमेंट अलग मुद्दा है, इसीलिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस जो कि मेरा एक्सपेंस होता है, वो कहां आता है? कहां आता है बताओ? डेबिट साइड। तो वैसी कंसाइनमेंट अकाउंट में जो मैं गुड्स सेंड करूंगा, जो मैं गुड्स भेजूंगा, वो मेरा खर्चा है कंसाइनमेंट का, एक्सपेंस है कि मेरे को गुड्स की इतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी कंसाइनमेंट के अंदर। in the purpose of for the purpose of consignment I need to bear this much amount of expense, so I should debit those expenses, right? तो क्या एंट्री हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप ये चीज मेंशन करके बता दोगे कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया है बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंसेस टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट में गुड्स जा रहे हैं। आर वी कम्युनिकेटिंग? यस। तो अब ये जो अब चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गुड्स है मेरे पास, गुड्स भेज रहा हूं मैं, गुड्स भेजने की मैंने एंट्री भी पास कर दी। क्या गुड्स उड़ के जाएंगे या मेरे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर है? फटाफट से बताओ कि मैं ऐसे दरवाजा खोलूंगा और धड़ाधड़ गुड्स को भेज रहा हूं। ले 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 जा ले जा ले जा। बताओ। हाँ तो बताओ ना, ला रहे हो क्या कहीं से? डोरेमोन ला के दोगे मेरे को? हाँ, कि मैं एनीवेयर डोर लगाऊंगा और मेरा सामान वहां पहुंच जाएगा? इतना गंदा डोरेमोन भैया हम कभी जिंदगी में नहीं देखे अपने, जितना आप बनाए हो। ये देखो, मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। तो बच्चों, एनीवेयर डोर इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ एज वी नो। करेंटली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई 200-300 साल बाद ये लेक्चर देख रहा है तो प्लीज, तुम्हारे टाइम में आ चुका होगा एनीवेयर डोर, पर हमारे टाइम में नहीं था। ठीक है, तो चलो देखो, तो यस कुछ खर्चे करने पड़ेंगे गुड्स भेजने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इंश्योरेंस का खर्चा करना पड़ेगा, लोडिंग करवाना पड़ेगा, अनलोडिंग का खर्चा होगा उधर। तो बहुत सारे खर्चे होंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम। अब इनमें से कुछ खर्चे जो यहाँ से गुड्स भेज रहे हैं, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट वाला उसको लेके जा रहा है, यहाँ से जो इंश्योरेंस करा रहा हूं मैं गुड्स का, वो सब खर्चे मैं पे कर रहा हूँ, कंसाइनर पे कर रहा होगा। बोलो हाँ। यस। तो पहली बात तो ये बताओ, फटाफट से बताओ, कंसाइनमेंट के खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे क्या? पीएनएल में जाएंगे, कंसाइनमेंट में जाएंगे? ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंसाइनमेंट आर चार्ज टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड याद करो तुम लोग, एक्सपेंसेस आते हैं सारे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये खर्चे मैंने, कंसाइनर ने, जिसकी बुक्स में ये बन रहा है, उसने अपनी जेब से किए हैं। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने कैसे पेमेंट किया। तो ये हो गया कंसाइनर के खर्चे। ये देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बीइंग एक्सपेंसेस incurred बाय कंसाइनर। ठीक है, तो ये कंसाइनर ने खर्चे कर दिए। ठीक है, अब सोचो, अब गुड्स जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, गुड्स चले गए, गुड्स पहुंच गए। ठीक है, अब गुड्स पहुंच गए तो वहां कंसाइनी अपने शहर में गुड्स को अनलोडिंग कराएगा, फिर अपनी ट्रक में डलवाएगा, उसके शहर के व्यापार विहार में पहुंचे गुड्स। ठीक है, व्यापार विहार से उसका गोडाउन है और दूर 5 किलोमीटर। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में ले रहा हूं ताकि एंट्रीज तुम समझ पाओ कि उसके शहर के व्यापार विहार में गुड्स उतरे। अब वो अपनी ट्रक में इधर वाली ट्रक से अनलोड कराएगा, अपनी ट्रक में लोड कराएगा और फिर अपनी ट्रक से लेके जाएगा अपने गोडाउन तक। तो क्या कंसाइनी भी कुछ खर्चे कर रहा है अपनी जेब से, जो कि कंसाइनमेंट के खर्चे हैं? बताओ। हाँ, तो फिर से कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट ही होगा, क्योंकि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बट इस बार मेरे जेब से पैसा नहीं गया, इस बार कंसाइनी की जेब से पैसा गया मेरे बिहाफ में। तो मैं कंसाइनी को क्रेडिटर बना देता हूं, बाद में पैसे दे दूंगा उसको इसके बिहाफ में। तो टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी ने मेरे बिहाफ में खर्चे किए, एक्सपेंसेस ऑन माय बिहाफ। बाद में जब पेमेंट करूंगा, कंसाइनी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे तो ये करना नहीं है, बट एक बात की बात बता रहा हूं कि एंट्री का इंटरप्रिटेशन समझ लो, कि बाद में जब कंसाइनी बोलेगा पैसा दे, तो मैं कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दूंगा, बात खत्म। वो मेरे भी हाथ में अभी खर्चा कर दिया है। बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। ठीक है, बोलो हाँ।
ठीक है। अब देखो, अब ये एक सिचुएशन हो सकती है कि क्या बोलते हैं, कंसाइनर डायरेक्टली लोडिंग कराए, वो सीधा बोले जाना कंसाइनी के गोडाउन में और वहीं अनलोड करना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, घर पहुंच सेवा हो सकती है। आजकल तो घर पहुंच सेवा ही चलती है ना? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा अब जैसे तुम लोग बोलोगे भैया तब तो फिर कंसाइनी खर्चा ही नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया भाई? कंसाइनी अपने शहर में रेंट का खर्चा, अपने शहर में गोडाउन के अंदर में आग नहीं लग सकती क्या? इंश्योरेंस का खर्चा, अपने शहर में गोडाउन में एक बंदा बैठा के रखा है जो मैनेज करता है गोडाउन को, उसका खर्चा, कस्टमर बोल रहा है सर होम डिलीवरी चाहिए, उसका खर्चा। तो कंसाइनी के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं कंसाइनमेंट के अंदर। तो कंसाइनी कोई भी खर्चा करे कंसाइनमेंट का, एंट्री यही होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि खर्चा कर कंसाइनी रहा है कंसाइनमेंट के बिहाफ में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ही होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। और कर कंसाइनी रहे तो कंसाइनी क्रेडिट होगा। आ रही बात समझ? तो और भी खर्चे हो सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सोचो, इमेजिनेशन रुकना नहीं चाहिए बेटा। इमेजिनेशन की एक ऐसी सुई है जो ऐसे ऐसे होती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, बस पूरा पात दिमाग में भरे रहना चाहिए दिन भर। ठीक है। तो अभी गुड्स पहुंच गए हैं गोडाउन में सक्सेसफुली, फिर वही रेंट वेंट का जो भी खर्चा है वो कर रहे हैं। हाँ भाई, लेकिन मेरा लाखों का माल गया है और अभी तक मेरे को 1 रुपए नहीं मिला है, क्योंकि मैं उसको बेचा नहीं हूं, मैं उसको भेजा हूं। दोनों में डिफरेंस है, बेचने और भेजने में डिफरेंस है। तो कंसाइनी को मैं बोला भाई कुछ पैसा तो एडवांस में दे दे, कम से कम गुड्स का 60%, 80%, 50%, कुछ तो वैल्यू एडवांस में दे दे। कंसाइनी बोला ये भी ठीक है। मतलब बोल तो सही रहा है बंदा सामने वाला, कुछ पैसा तो एडवांस में देना बनता है बॉस, इतने का सामान दिया है वो मेरे को। ठीक है, तो वो मेरे को कुछ एडवांस सेंड करेगा थ्रू बैंक, चेक, कैश या वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश जो भी, जनरली बैंक ही भेजता है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी से मेरे को पैसा मिला। कीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी से मेरे को, ठीक है बेटा, तुम लोग की क्यूरियोसिटी का लेवल मेरे को पता है। भैया रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की को देख रहा था और इसी समय मेरा ट्रक पलट गया, तो मैं क्या करूं? पता है तुम्हारी क्यूरियोसिटी बाहर निकल रही है अच्छे से, है ना? तो उसको भी थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, लॉस का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री खत्म करने दो। तो ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ एंट्री। बताओ अब क्या होगा? अब गुड्स पहुंच गए हैं सक्सेसफुली, गोडाउन में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या चालू होगा? अब चालू होगा सेल्स। अब उस शहर में सेल्स होनी चालू हो जाएगी, है ना? उस शहर में अब सेल्स होनी चालू हो जाएगी। अब बताओ जब सेल होगी तो पैसा किसको मिलेगा? सेल होने के बाद पैसा मिलेगा किसको? कंसाइनी को। पैसा है किसका? कंसाइनर का। तो मेरा पैसा, कंसाइनमेंट की इनकम। अभी तक तो खर्चे का रूप देख रहा था मैं, 4 एंट्री तक तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने तो लॉस का बिजनेस कर लिया है चालू, सिर्फ खर्चे खर्चे खर्चे, ठस ठस ठस, गोलियां ही चल रही मेरे ऊपर, सिर्फ खर्चों की बारिश हो रही है मेरे ऊपर। लेकिन 5वीं एंट्री ने मेरे को उम्मीद की किरण दिखाते हुए बताया कि सेल हो गई, वाह, देयर इज अ सेल, और सेल मेरी कंसाइनमेंट की इनकम है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट कौन होगा? डेबिट होता, देखो अगर मेरे को पैसा मिलता तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जैसे हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वैसे हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लेकिन पैसा मेरे पास नहीं, पैसा कंसाइनी के पास पड़ा है, पैसा कंसाइनी के पास पड़ा है। तो अभी कंसाइनी को मेरे को अपना डेटर बनाना पड़ेगा, कंसाइनी से अब मैं पैसे लूंगा सेल्स के। तो मैं लिखूंगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनी के पास सेल्स के पैसे पड़े हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कंसाइनमेंट की इनकम है। दिस इज द इनकम ऑफ कंसाइनमेंट बीइंग सेल्स मेड बाय कंसाइनी। आ रही बात समझ में? बोलो। यस, अब मेरे को एक बात बताओ, सेल हो गई,
तो अब कंसाइनी क्या बोलेगा? क्या बोलेगा जल्दी बताओ, कंसाइनी क्या बोलेगा जल्दी? कमीशन, यस। कमीशन दो भैया, सेल्स हो गई आपकी, कमीशन दो मेरा, निकालो कमीशन निकालो मेरी। तो अब मेरे को बताओ, मेरे को कंसाइनी को कमीशन देना है, क्या ये कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है? क्या ये कंसाइनमेंट में होने वाला खर्चा है? यस। तो मैं लिखूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट में होने वाला एक खर्चा है, टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी को मेरे को देना है क्या? कमीशन। तो बीइंग कमीशन अलाउड टू कंसाइनी, बीइंग कमीशन अलाउड टू कंसाइनी। आ रही बात समझ में? बोलो। अब इसके बाद क्या होगा बताओ? बताओ इसके बाद क्या होगा, फटाफट से बताओ। अब अब हो गया पूरा साल खत्म, ठीक है, कंप्लीट ईयर डन ना डन, ठीक है। अब कुछ नेट फिगर आएगी, और वो नेट फिगर ऑफ कोर्स क्या आएगी? पेबल आएगी, मतलब रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी आएगी। क्योंकि देखो सोच के देखना, कंसाइनी ने खर्चा किया, कंसाइनी ने एक्सपेंस किया मेरे बिहाफ में, ये देखो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया मेरे बिहाफ में, ठीक है। यहां पर कंसाइनी से मेरे को एडवांस रिसीव हुआ, एक्सपेंस किया एडवांस रिसीव हुआ, ठीक है। यहां पर ये देखो, मेरे को कंसाइनी को कमीशन देना है, ये कमीशन वाला पोर्शन है, ये एक्सपेंस वाला पोर्शन है, कमीशन वाला पोर्शन है, ये हुआ। और कंसाइनी ने सेल्स की, तो सेल्स का अमाउंट है बेटा 10 लाख रुपए, खर्चे कमीशन ये सब मिला के है 2 लाख रुपए, तो अल्टीमेटली 8 लाख रुपए कंसाइनी मेरे को भेजेगा। बोलो हाँ। तो कभी भी याद रखना, कंसाइनमेंट के अंदर हमेशा कंसाइनी ही मेरे को कुछ ना कुछ भेजेगा, मैं उसको पैसे नहीं भेजूंगा। बस फर्क क्या है पता है? कि वो जो टोटल सेल्स प्रोसीड आएगी ना, टोटल जो सेल्स की प्रोसीड आएगी, प्रोसीड मतलब पैसा आएगा ना, उससे वो माइनस कर लेगा अपना कमीशन, अपने खर्चे, ठीक है। और क्या एक चीज हो गई? एक्सपेंस इनकर्ड बाय एडवांस जो उसने पे कर दिया था, और फिर जो पैसा बचेगा, फिर जो पैसा बचेगा वो हमेशा मेरे को भेज देगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर है सबको? रिमेनिंग अमाउंट रिसीव, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को बताओ फटाफट से, क्या जरूरी है जितने गुड्स भेजा था सारे बिक गए? टिडिंग टिडिंग टिंग 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 टिंग। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना भाई। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट इज इक्वल टू ट्रेडिंग अकाउंट की परछाई है, नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं पर कंसाइनमेंट बेसिस पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी बताओ, फटाफट से बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है सबको? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो। हम्म। अब फाइनली एक काम करते, सारी एंट्री को पोस्ट करते कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो डेबिट साइड में आएगा पहले गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट,
फिर आएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, कंसाइनर के खर्चे, फिर आएगा टू कंसाइनी, कंसाइनी के खर्चे, फिर आएगा टू कंसाइनी, कमीशन, फिर आएगा बाय कंसाइनी, सेल्स, फिर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सब करने के बाद बच्चों जनरली ये सब करने के बाद प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस लॉस आ जाएगा। तो डेबिट साइड आएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और क्रेडिट साइड आएगा बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट। बोलो जी, क्लियर है? ठीक है बेटा, बैड डेट्स वैड डेट्स सब होंगे, अभी सब होंगे बैड डेट्स वगैरह। बैड डेट्स होगा तो कहाँ आएगा, तुम लोग बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, बैड डेट्स हुआ तो कहाँ आएगा? कंसाइनमेंट के, कंसाइनमेंट डेबिट साइड, डेबिट साइड खर्चा है मेरा, कंसाइनमेंट का लॉस हो गया, बैड डेट्स का मतलब लॉस हो गया मेरा, तो वो सब आएंगे। बट उसके ऊपर एक चर्चा है, डेल क्रेडर कमीशन नाम की, अभी कमीशन के ऊपर चर्चा है, तो उस पर वो चीज मैं कवर कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो नाइन्थ एंट्री फिर हो जाएगी मेरी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होता है वो जनरल पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर लॉस हुआ है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और 10th एंट्री हो जाएगी, जो गुड सेंड था, ये जो गुड सेंड है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्या हम फाइनल अकाउंट जब पढ़ रहे थे तब मैं तुमको एक चीज बताया था क्या, कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी गुड्स आते हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो परचेज हो, चाहे वेदर इट इज ओपनिंग स्टॉक और परचेज, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स आते हैं तो डेबिट होते हैं, और जाते हैं तो क्रेडिट होते हैं, यही बोला था फाइनल अकाउंट्स में। अब जाने के रीजन क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, सेल्स के कारण जा सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, ड्रॉइंग्स हो सकती है, चैरिटी हो सकती है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, कंसाइनमेंट भी तो हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कंसाइनमेंट भी तो वन ऑफ दोज रीजंस में से एक हो सकता है जिसकी वजह से गुड्स जा रहे हैं। तो जब भी गुड्स आ रहे हैं डेबिट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट को, जब भी गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट को ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब एक बार कंसाइनमेंट का अगर तुम फॉर्मेट देखो, और एक बार कंसाइनमेंट ना सोचते हुए इसको इसको पढ़ो, ये ट्रेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ट्रेडिंग लिखा हुआ है। ये देखो लिखा है यहाँ, परचेस, एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की कॉपी है ये, बस फर्क इतना है, ट्रेडिंग अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करता, पर कंसाइनमेंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि कंसाइनमेंट के ऊपर भाई बहुत बड़ी अकाउंटिंग नहीं करनी है मेरे को, ठीक है। कंसाइनमेंट का एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें कंसाइनमेंट रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, लॉसेस डेबिट हो जाएंगे, और सारे इनकम्स या गेन्स क्रेडिट हो जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। तो अब बच्चों ये जनरली जो एंट्रीज होंगी क्वेश्चन के अंदर, जनरली बेटा इतनी एंट्रीज करने में ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, है ना, सारे अमाउंट्स को ढूंढने में, तो वो लिख लो। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस में एंट्रीज होंगी, स्पेशल केसेस में, और ये कुछ एक आधी है ना जो स्पेशल केसेस में होंगी, वो मैं तुम लोगों को आगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू बता दूंगा, अभी इसको नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो देखो मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि हम लोगों को समझना है कंसाइनमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा,
और वो मुद्दा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता उस मुद्दे के बिना, और वो है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। So as we now came to know about कि there are two types of expenses in consignment, one is direct and another is indirect expenses। जब मैं गुड्स को यहां से छोड़ता हूं कंसाइनर के पास से और कंसाइनी के गोडाउन पहुंचने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और जितने उसके बाद होते हैं वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक बड़ा रोल प्ले होगा। तो बच्चों एक इंटरप्रिटेशन देता हूं तुम लोगों को कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। समझो मेरी बात को ध्यान से। तुम गुड्स को परचेस कियो, राइट, और तुमने गुड्स को लोड कराया, ट्रक वाला उसको गुड्स को लेके गया। जब तक गुड्स गोडाउन नहीं पहुंच जाते तब तक वो बिक पाएंगे क्या? फटाफट से बताओ। जब तक गुड्स अपने घर नहीं पहुंच जाते जहां से उनको सेल आउट होना है तब तक वो बिक पाएंगे नहीं। क्या रोड में ट्रक को रोकूंगा, पीछे से ट्रक का दरवाजा खोलूंगा, बोलूंगा आओ ले लो आलू बुंडे गरम 10 के 4? इज इट पॉसिबल टू डू दैट? बोलो। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसको बेटा होटल पहुंचना ही पड़ेगा। होटल में पहुंचेगा, थाली में सजेगा, लाल चटनी हरी चटनी आएगी, तब वो परोसेगा, तब वो 10 का 2 बिकेगा, 4 नहीं। तब वो 10 का 2 बिकेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? तो बेटा गुड्स के ऊपर जब तक गुड्स अपने घर नहीं पहुंच जाते गोडाउन, तब तक उसके ऊपर जितने खर्चे हो रहे हैं वो उसके ऊपर हो रहे हैं ना। बोलो ना हाँ। गुड्स के ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, लोडिंग गुड्स की कर रहे हो, ट्रक, ट्रक में सामान गुड्स जा रहा है, ट्रक में गुड्स जा रहा है, अनलोडिंग गुड्स की हो रही है। तो क्या ये हर खर्चा डेडिकेटेडली गुड्स के ऊपर हो रहा है? डेडिकेटेड गुड्स के ऊपर ही हो रहा है। हाँ, तो ये सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। अब बताओ, गुड्स गोडाउन पहुंच गए, गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, ठीक है, गोडाउन में गुड्स पड़े हैं। क्या गुड्स का मूवमेंट कोई अब जरूरी करना पड़ेगा? नहीं, अब सीधा गुड्स बिकेंगे, राइट? बोलो हाँ। तो वो इनडायरेक्ट खर्चे हो गए। अब वहां गुड्स पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? गुड्स अब पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे, अब दे आर रेडी टू सेल। अब गोडाउन पे आ चुके हैं, बिकने के लिए रेडी है, तो अब उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। तो कोई वो जो अब खर्चे हो रहे हैं, गोडाउन का रेंट दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, सब इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। पर डायरेक्टली गुड्स को उसके जगह पहुंचाने तक जो खर्चा होगा वो सारे कौन से एक्सपेंसेस हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आ रही है आपको बात समझ में? तो खैर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर हमने बहुत बातें कर ली है ऑलरेडी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोगों को निकालनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ परचेस कॉस्ट ऑफ गुड्स। जितने में हमने गुड्स को परचेस किया उसकी कॉस्ट, इसमें प्लस होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, और प्लस होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। आ रही बात समझ में? तो जितने भी कॉस्ट में आपने गुड्स को परचेस किया है उसमें आप वो हर डायरेक्ट खर्चा ऐड करोगे जो कंसाइनर ने किया है, और हर डायरेक्ट खर्चा ऐड करोगे जो कंसाइनी ने किया है। What do you mean by direct expense? What do you mean by indirect expense? We already know. We already know. तो जब हम ये तीनों की कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है टोटल कॉस्ट जो इस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर खर्चा हुआ है। बोलो हाँ। इस पर्टिकुलर जो गुड्स है उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट खर्चा हुआ है, चाहे मेरे को उसको खरीदने का कॉस्ट लगाओ, चाहे मेरे को जितने भी डायरेक्ट खर्चे लगे हो रास्ते में, वो पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाता है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाता है। यस, ठीक है। तो ये होता है मेरा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज एज सिंपल एज दैट कि आपको जो भी परचेस कॉस्ट थी गुड्स की वो लेना है,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है बाय कंसाइनर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है बाय कंसाइनी। तीनों को ऐड कर देना है, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स मिल जाएंगी और यही आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। आ रही बात समझ में? अब इस सफर के दौरान हमको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या होगा, सुन लो। जितने भी गुड्स के ऊपर ये कॉस्ट हुई है उतने नंबर ऑफ यूनिट से आपको इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? उतने नंबर ऑफ यूनिट से आपको डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों? क्या मिल जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। इतना चीज आपको करना है बस। कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स इन द क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये निकालना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर से जो भी टोटल कॉस्ट आएगी नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। भैया एग्जांपल लो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेट्स से 5 लाख रुपीस। कंसाइनर्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ यूनिट्स, फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट हमको निकालना है, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, ओके कितना हो गया टोटल? दिस इज 5,30,000। इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 26.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इजी, इजी है क्या बेटा? बस इतना ही कार्यक्रम है। गुड्स के अंदर जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है, गुड्स के अंदर कौन सी कॉस्ट इनकर हो रही है? खरीदने का खर्चा, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गोडाउन पहुंचने तक का खर्चा, सबको मिला दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी। उसके बाद की कहानी हम आगे सुनाएंगे आपको, ठीक है। सस्पेंस पे छोड़ रहे हैं आज, ठीक है। आज नहीं मतलब अभी सस्पेंस पे छोड़ रहे हैं, आज के लेक्चर में ही क्लियर हो जाएगा वो चीज। ओके बच्चों, क्वेश्चन। ओके गाइस, कैलकुलेट करो पर यूनिट कॉस्ट। 23 रुपए, बाप रे, 25 रुपए, 23 रुपए, 25 रुपए, 23 रुपए, 23 रुपए, 23 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए, 24 रुपए, 23, 23,
ओके, तो लॉट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज आर देयर, लेट मी फाइंड आउट। सबसे पहले आएगा मेरा जितना भी कॉस्ट है जो कि है 2 लाख, ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस, तो फ्रेट और इंश्योरेंस मिला के 25,000 हो गया। ऐड करेंगे कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बेटा ओनली फ्रेट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट, रेंट किसका देते हैं अपन? गाड़ी का रेंट देते हैं क्या? गाड़ी का रेंट देते हैं गोडाउन का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है गोडाउन के पहले वाले खर्चे, गोडाउन के बाद वाले खर्चे ना 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 ना, गाल नहीं कटनी। गोडाउन के बाद, गोडाउन पहुंच गया एक बार गुड्स बेटा, गोडाउन में एक बार जब पैर रख दिए, तो जैसे बेटी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में पैर रखती है, उसके बाद से का पूरा खर्चा ससुराल वाले उठाते हैं। मायके वाले को कोई लेना देना है क्या? है क्या? नहीं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर जैसे ही कंसाइनर ने बोले जा, मैं तेरे को जाने दे रहा हूं, जा बेटा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, तो उसने छोड़ दिए गुड्स, इधर से खर्चा वर्चा करके मस्त लोडिंग वोडिंग करा के भेजे वहां से। जैसे ही गुड्स पहुंचे कंसाइनी के गोडाउन में, उसके बाद गोडाउन से उधर सारे खर्चे इनडायरेक्ट हो गए, तो बेटा जो रेंट का खर्चा है वो इनडायरेक्ट नेचर शो करने लग गया है क्या? बेटा नाम पढ़ के समझो, रेंट गोडाउन का पे होता है, तो रेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, तो रेंट को कंसिडर मत करना। तो जो बच्चे रेंट को कंसिडर किए उनका आंसर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 2,30,000 रुपए हो गया, डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 23। आ रही बात समझ में? बोलो। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। ठीक है, क्वेश्चन, कॉस्ट, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे, फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट निकालो। 13.25, 103, 102.2, 102.8, 102.2 और 102.8 में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, लेट मी फाइंड कॉस्ट प्लस कंसाइनर के डायरेक्ट खर्चे तीनों। बेटा मेरे को एक बात बताओ, कंसाइनर इनडायरेक्ट खर्चे कर भी पाएगा? इज इट पॉसिबल कि कंसाइनर अपनी जेब से इनडायरेक्ट खर्चे कर पाए? देखो खर्चे सारे बियर तो वही करेगा, ऑल द एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी बियर बाय कंसाइनर ओनली एट लास्ट। बट मैं बात करो करने की, खर्चा बियर करने की नहीं, खर्चा करने की बात कर रहा हूं मैं। तो कंसाइनर को बेटा जिंदगी ये मौका ही नहीं देगी कि वो डायरेक्ट खर्च इनडायरेक्ट खर्चे कर पाए, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चे चालू कब से होते हैं? गोडाउन पहुंचने के बाद से। गोडाउन पहुंचने के बाद कंसाइनर नहीं, कंसाइनी अपने जेब से खर्चे करता है, बाद में कंसाइनर से वो पैसे ले लेता है ना? तो कंसाइनर के तो वैसे भी सारे खर्चे डिफॉल्ट केस में डायरेक्ट ही होते हैं, तो 20 प्लस 25 65,000। कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे, अनलोडिंग है, फ्रेट है, रेंट नहीं है, लाइटिंग भी नहीं, लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है,
तो ये हो गया 8,000। कितना हो जाएगा टोटल? 7,50,000 प्लस 65,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 102.875। दिस इज पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अरे बोलो ना हाँ। चलो, अब मैं तुम लोगों के साथ एक मुद्दा डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये चीज आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी कि करना क्या है। क्या करना है, जो भी गुड्स के कॉस्ट होंगे उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी को ऐड करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। इतना मुद्दा हमको समझ में आ गया भैया, बहुत बेसिक सी बात थी ये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है हर वो खर्चा जो गोडाउन के पहले होता है, गुड्स गोडाउन पहुंचने के पहले तक का खर्चा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारी जिंदगी, क्या हमारी हार्ट बीट ये है, या हमारी हार्ट बीट ये है? फटाफट से बताओ, कौन सी हमारी हार्ट बीट, फर्स्ट वन और सेकंड? सेकंड वन इज अवर हार्ट। तो सेकंड वाली हार्ट बीट देख के मेरे को एक गाना याद आता है। कौन सा गाना भैया? ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी गरम नरम गरम नरम गरम नरम। आती कि नहीं तुम लोगों को भी ये गाने? इसको देख के, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी गरम नरम गरम नरम। आती है आवाज, मतलब आती है फीलिंग? यस। तो बेटा जब कंसाइनमेंट चल रहा है तो कंसाइनमेंट में भी तो किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम हो सकती है ना। तो इससे मेरा बोलने का मतलब ये है कि कंसाइनमेंट में लॉस भी तो हो सकता है रास्ते में। आप चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो दूसरे शहर में, लॉस नाम की चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हाँ, बोल ये नहीं बोल रहा हूं होगा ही होगा, बट मे बी हो जाए, मे बी हो जाए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस आर देयर इन दिस वर्ल्ड? भैया 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस आर देयर इन दिस वर्ल्ड, नेम देम। नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, दो टाइप के लॉस होते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा लॉस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता। एबनॉर्मल लॉस होता है विच कैन बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस आर दोज लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेबल। आप इस लॉस को अवॉइड कर ही नहीं सकते, आप जो करना है कर लो। टमाटर की क्रेट आ रही है, एक आध क्रेट के टमाटर पिचकेंगे जो नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, टमाटर की जो क्रेट्स आ रही है, एक आध टमाटर की क्रेट पिचकेगी। पेट्रोल आ रहा है, कुछ ना कुछ पेट्रोल इवापोरेट होगा ही होगा, कुछ लीटर ऑफ पेट्रोल इवापोरेट होगा ही होगा। ठीक है, कुछ आपका कीमती सामान आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेजाइल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कीमती सामान आता है जो टूटने फूटने वाला सामान रहता है। ठीक है, जो भी बोलते हैं उसको। तो जैसे मान लो तुम्हारा, क्या तुम लोग देखोगे कई बार अपनी ऑनलाइन डिलीवरी आती है, फ्रिज साइड से टूटा रहता है। कई बार हम लोग कुछ चीज परचेस करते हैं, लैपटॉप आ रहा है, इधर से डेंट पड़ा हुआ है उस पर, फोन आ रहा है डब्बा, उसके में डेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ आइटम का नॉर्मल लॉस होता ही होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज अनअवॉइडेबल, वी कैन नॉट अवॉइड दिस, हम लोग कुछ भी कर ले वी कैन नॉट अवॉइड दिस। बट एबनॉर्मल लॉस इज द थिंग विच कैन बी कंट्रोल्ड, हम इसको अवॉइड कर सकते थे अगर ड्यू प्रिकॉशन लेते तो। अगर इफ वी आर गोइंग टू टेक ड्यू प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड दिस, कर सकते थे, बट हमने प्रिकॉशन नहीं लिया, उस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। आ रही बात समझ में? तो क्या मुझे पहले से, अच्छा बताओ क्या मैं ज्योतिष हूँ? नहीं भैया, आप तो अकाउंटेंट जैसे दिख रहे हो मेरे को।
ठीक है ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल लॉस हर बार होना है, बार बार होना है, 1000 बार होना है, इसलिए एक गाना याद आ गया, बार बार देखो 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा नॉर्मल लॉस, देखो टना ना 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 ना, ओ देखो टना ना 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 ना, ओ देखो। ठीक है, तो बार बार देखो इसको और समझने की कोशिश करो कि मुझे पहले से पता है कि इतना लॉस तो होगा ही होगा, बट क्या मेरे को सपना आ रहा था मेरे को एबनॉर्मल लॉस होगा? आएंगे डाकू लोग बोलेंगे चलो ट्रक खाली करो तुरंत, पीछे ट्रक खुला, इधर से पूरा सामान गायब जंगल में। क्या मेरे को सपना आ रहा था ये होने वाला मेरे साथ? नहीं। तो एबनॉर्मल लॉस मेरे को पता ही नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है लॉस हो गया, नहीं बता रहा है नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, क्या एज्यूम करोगे बताओ? क्वेश्चन में लिखा है लॉस हो गया, 100 यूनिट गायब, ट्रक से गायब 100 यूनिट, कहाँ गए? क्या एज्यूम करोगे? बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन क्या बोलती है? एब नॉर्मल लॉस है भैया। क्या है बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन? एब नॉर्मल लॉस ट्रीट करना। अगर क्वेश्चन कभी मेंशन नहीं किया, कभी चूक गया ये बताने से कि ये वाला पर्टिकुलर लॉस एब नॉर्मल है कि नॉर्मल है, तो एज्यूम इट एज एब नॉर्मल। आ रही बात समझ में? खैर, उस बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा था अभी, तो मैं बात कर रहा था कि क्या मेरी कस्टम और प्रैक्टिस ये चीज बोलती है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मैं जो भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ उस पर 5 या 10% एज द केस में भी, मतलब कुछ भी परसेंट हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो क्या जब ये हर साल की कहानी है, हर साल की बात है, तो इसीलिए नॉर्मल लॉस में जो मेरा लॉस होता है उसको मैं कस्टमर से वसूल लेता हूं। तो नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है जो होना ही है, डिफॉल्ट केस में होना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं अपनी दीदी की शादी का कार्ड प्रिंटिंग कराने गया था, है ना, रियल लाइफ का ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, दीदी की लाइफ का मैं कार्ड प्रिंटिंग कराने गया, इसका शादी का कार्ड प्रिंटिंग कराने गया था। वहां पर नोटिस बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ था? पहले तो ये लिखा था उधार मांग का शर्मिंदा ना करे, पहली लाइन ये लिखी थी उधार मांग का शर्मिंदा ना करे। दूसरी लाइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लिखी थी, अब देखो ये अकाउंटेंट लोग ऐसे ही करते रहते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना हमारा फिर पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, फिर हम लोग हर चीज, अब देखो मैं नवरात्रि में दुर्गा देखने गया था, मूर्ति देखने गया था, अब वहां पर लगा था झांकी, झांकी लगी थी और वहां 10 रुपए टिकट थी। मैं वहां खड़े खड़े, अब मेरे फ्रेंड लोग गए हैं अंदर झांकी देखने, मैं नहीं गया, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था देखने में, मेरे को मूर्ति देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। मैं थोड़ी देर मूर्ति को देखा, फिर अब बहुत देर हो गया लोग आ ही नहीं रहे, ट्रैफिक बढ़ रहा था, तो मैं इधर देखा, मुड़ के मैं देखा झांकी वाले काउंटर में 10 रुपए की एक टिकट में मस्त देखे झांकी। ठीक है, तो ठीक है भाई, मस्त झांकी है। मैं तुरंत चालू किया कैलकुलेशन, अगर यहाँ पर एक दिन में आते होंगे 5000 लोग और दुर्गा माता की मूर्ति बैठती है 5 दिन, तो 5 दिन 5000 लोग 10 रुपए, तो 5 × 5000 × 10, फिर झांकी से इनकी इनकम है, तो उस हिसाब से इन लोग इस साल कौन सा डीजे लगाएंगे, ये मेरी कैलकुलेशन थी कि इन लोग इस साल कौन सा डीजे लगाने वाले हैं या धुमाल। मतलब देख रहे हो, मतलब कहीं भी जाओ खुरापात अपने खून में है, बस यही सब चलते रहता है। ठीक है, तो वैसे ही वहां कार्ड वाले के सेकंड लाइन में लिखा हुआ था कि जो कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो शादी का कार्ड आएगा उसमें से 2 से 3% का लॉस होगा ही होगा, और वो लॉस कस्टमर की जिम्मेदारी है, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये लिखा हुआ था वहां पर। तो क्या दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल लॉस? फटाफट से बताओ, क्या दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल लॉस? यस। तो नॉर्मल लॉस एक ऐसी लॉस है जो सबको पता है कि इतना तो होगा ही होगा, हमेशा परसेंटेज में ही होता है, जनरली जनरली परसेंटेज में दिया रहता है, क्योंकि हमको पता है इतना परसेंट का नॉर्मल लॉस हो गई होगा। तो इसको ना अपन कस्टमर से बियर करवाते हैं, कोई भी, हर बिजनेस, ईच एंड एवरी 100% बिजनेस में नॉर्मल लॉस को हम हमेशा कस्टमर से बियर कराते हैं, क्योंकि ये चीज हर साल की कहानी होनी होनी है, हर ऑर्डर की कहानी है। ठीक है, ये चीज। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस, बताओ इस साल एबनॉर्मल लॉस हुआ, अगले साल नहीं हुआ, फिर अगले साल हुआ, फिर नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तो बताओ, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो मेरी गलती हो, मेरे कर्मों के फल है वो? फटाफट से, ये तो बेटा नेचुरल है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ठीक है,
बट एबनॉर्मल लॉस मेरे कर्मों के, मैंने कुछ केयरलेसनेस दिखाई होगी, उस वजह से मेरे को ये चीज हुई। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में ये हम लोग कस्टमर से बियर नहीं करवाएंगे, ये मुझे खुद बियर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये चीज मुझे खुद बियर करनी पड़ेगी, है ना। तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? क्योंकि दिस इज एन लॉस विच इज गोइंग टू बी बियर बाय मी, बिजनेस, दिस विच इज गोइंग टू बी बियर बाय बिजनेस। तो क्या आपको नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की कहानी समझ में आती है? अब मैं एक बेसिक चीजें आपको समझाना चाहता हूँ ताकि बड़े क्वेश्चन पे आपको इस चीज पे डाउट ना आए। मेरे को पता है बहुत बेसिक चीज है, पर बच्चे इस पे कंफ्यूज करते हैं कई बार। जैसे मान लो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 1 लाख का, 1 लाख का आ रहा है, और मेरे नंबर ऑफ यूनिट जो है वो है 10,000 के। तो सारे बच्चे मेरे को पर यूनिट कॉस्ट बताएंगे, कितनी आएगी पर यूनिट कॉस्ट, कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट 1 लाख और नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000। तो व्हाट इज गोइंग टू बी पर यूनिट कॉस्ट? 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए, वेरी इजी। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, 10 रुपए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं डाल देता हूं, इसी सेम क्वेश्चन में डाल देता हूं मैं। ये केस 1 था, केस 2, नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट का। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 1000 रुपए का जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो मैं कस्टमर से वसूलूंगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलेंगे सारे बच्चे। तो क्या ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ये मैं कस्टमर से ज्यादा चार्ज करूंगा? फटाफट से बताओ, क्या ये पर यूनिट कॉस्ट में कस्टमर से ज्यादा चार्ज करूंगा? तभी तो वसूल पाऊंगा, तभी तो वसूल पाऊंगा, यस। पर कितना ज्यादा? तो अब इसके लिए जब मैं पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो मैं ऊपर कॉस्ट तो 1 लाख लूंगा, क्योंकि मेरे को वसूलना, मेरे को पूरा 1 लाख रुपए वसूलना है कस्टमर से। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चार्ज होल 1 लाख रुपीज टू कस्टमर ओनली। पर मुद्दा ये है कि अगर मैं 10,000 यूनिट से इसको डिवाइड किया तो ये 10,000 यूनिट का कॉस्ट बता देगा मेरे को पर यूनिट वाला। पर मेरे पास तो 10,000 यूनिट है ही नहीं बेचने के लिए, मेरे पास तो अभी 9,000 यूनिट है बेचने के लिए। तो मैं 1 लाख को डिवाइड करूंगा 9,000 यूनिट से। इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। बेटा पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है बताओ तो मेरे को? 11.1111। क्या आपको दिख रहा है कि नॉर्मल लॉस के वजह से कस्टमर के सर पे बर्डन बढ़ गया है? नॉर्मल लॉस के कारण कस्टमर के सर पे बर्डन बढ़ा हुआ है, यस। सेम क्वेश्चन पे मैं थर्ड केस लेता हूं, एब नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स का। तो अगेन पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए हम चलेंगे। तो कॉस्ट 1 लाख की है, इसको डिवाइड करूंगा, कितने यूनिट से डिवाइड करूंगा? सारे बच्चे इन द चैट बॉक्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट टू नो हाउ मेनी यूनिट्स आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस। ये 1 लाख रुपए मेरे को कितने यूनिट्स को यूज करके वसूलने हैं? ये 1 लाख रुपए, देख जैसे यहां पर देखो, यहां पर कुछ नहीं था, नॉर्मल साफ सुथरा केस है ये 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए मेरे को 10,000 यूनिट से वसूलने थे, तो मैंने 1 लाख को 10,000 से डिवाइड किया। नॉर्मल लॉस के केस में मैं कस्टमर से वसूलता हूं, तो मेरे को ये 1 लाख रुपए 9,000 यूनिट बेच के वसूलने थे, है ना। ये 1 लाख रुपए मेरे को 9,000 यूनिट बेच के वसूलने, तो मैंने 9,000 से डिवाइड किया इसको, ताकि मेरे को एक यूनिट का पता चल जाए। फिर आएगा एबनॉर्मल लॉस। अब ये 1,000 का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्या ये कस्टमर से वसूलूंगा? नहीं। तो ये 1 लाख रुपए की जो कॉस्ट है वो पूरी पूरी 10,000 यूनिट्स की है, तो पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए आएगा, जिसमें से 1,000 इंटू 10,000 रुपीज मैं ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मेरा लॉस, मेरा लॉस, पर यूनिट कॉस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इससे कुछ बना क्या? इससे कुछ फॉर्मूला बना क्या? हाँ भैया कुछ तो दिख रहा है फॉर्मूला बनते हुए। बेटा इससे फॉर्मूला बना कि जब नॉर्मल लॉस होगा तब आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालने, जब भी क्वेश्चन बोलेगा आपको टोटल कॉस्ट लेनी है और उसको डिवाइड करना है
नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस से। मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, हमारे केस में 10,000 थे, उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करके लेना है जब भी आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालना होगा इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस। जब आपको एबनॉर्मल लॉस के केस में निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट से। मतलब क्या इसमें माइनस करना है? नहीं। इसमें माइनस करना है क्या? नहीं करना है। अच्छा ठीक है। फोर्थ केस बेटा, नॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स, एब नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट तो 1 लाख ही है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे बताओ, तुम लोग बताओगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर गोइंग टू बी देयर। आपके पास 3 ऑप्शन है, 10,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स। 4 ऑप्शन है, 10,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स, 9,500 यूनिट्स, 8,500 यूनिट्स। 9,500, वेरी गुड, वेरी गुड। एबनॉर्मल लॉस को हम कभी माइनस नहीं करते क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अल्टीमेटली सेलर बियर करेगा। तो एबनॉर्मल लॉस को हम नहीं माइनस करते पर यूनिट कॉस्ट निकालते टाइम। हम नॉर्मल लॉस अगर कोई है, इफ एनी, उसको माइनस करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। तो नंबर ऑफ यूनिट 10,000 थे, उसमें से सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस होगा। तो ये 1 लाख रुपए मेरे को वसूलना है 9,500 यूनिट से। तो कितना आ जाएगा ये? 10.53। अब एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 10.53 इंटू 1000 यूनिट्स, 10,526। ये हुआ तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस। और ये एबनॉर्मल लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक बार एक काम करो, इसको नोट करके रखो। तो पहले इतनी कहानी जो हमने लिखी यहाँ पर, इसको एक बार नोट करो। चलो बच्चों, ठीक है, ये हो गया क्या तुम्हारा? यस भैया। तो अब उस हिसाब से जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वी आर गोइंग टू डू दिस। जैसे यहां पर देखो, सेम क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को 3 केस दे देता हूं यहां पर। ले लो, नॉर्मल लॉस ले लो 1000 यूनिट्स का, एब नॉर्मल लॉस ले लो 1000 यूनिट्स का, नॉर्मल लॉस ले लो 1000 यूनिट का, एब नॉर्मल लॉस ले लो 500 यूनिट का। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर मैं निकालना चाहूं पर यूनिट कॉस्ट, सेम क्वेश्चन है, बस नॉर्मल लॉस हो गया 1000 यूनिट का। तो अब ये 5,30,000 की जो टोटल कॉस्ट थी वो डिवाइड होगी 20,000 माइनस 1,000 यानी कि 19,000 से। तो ये हो जाएगा 5,30,000 डिवाइडेड बाय 19,000, दिस इज 27.89। 27.89 एब नॉर्मल लॉस हुआ है तो पर यूनिट कॉस्ट 5,30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 26.5 सेम रहेगी। पर यूनिट कॉस्ट 5,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस 27.89। बट इस केस में एब नॉर्मल लॉस आएगा 26.5 इंटू 1000 जो कि पीएनएल में जाएगा, और इस केस में भी एब नॉर्मल लॉस आएगा 27.89 इंटू 500। क्लियर हुई बात तुम लोग को कि नॉर्मल लॉस है, नीचे नंबर ऑफ यूनिट से माइनस करके निकालना है। अब नॉर्मल लॉस है, नहीं माइनस करना है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट आने के बाद, पर यूनिट कॉस्ट आने के बाद आपको नंबर ऑफ यूनिट जितने भी एब नॉर्मल लॉस हो गए उससे मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा उसको पीएनएल में डालना है। कहां डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में आप ले लो नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट्स, एब नॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब कैलकुलेशन में चेंज होगा, पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 2,30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 2,000। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 28.5
75, 28.75। एब नॉर्मल लॉस कितना आएगा, जो भी मेरी पर यूनिट कॉस्ट आई है उसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 14,375। आर वी क्लियर विद दिस? क्लियर है? यस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एब नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट्स का, नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स का। तो कैसे आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। तो 8,23,000 डिवाइडेड बाय 7,800, ये हो जाएगा 105.51। एब नॉर्मल लॉस कैसे आ जाएगा, 2000 यूनिट्स इंटू 105.51, ये आ रहा है 2,11,025। ठीक है, क्लियर हुआ तुम लोगों को कि क्वेश्चन में तुम लोगों को कैसे डीलिंग करनी है? बेटा ये सेम चीज तुम लोग को क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, सेम फोटो कॉपी सेम, कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो क्या आप तुम लोगों को क्लियर है, ये पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं क्या वो तुमको क्लियर है? यस। लास्ट चीज जो हम लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर मेरे को अभी देखो, और अब छोटी छोटी चीजें हैं बीच में छोटी छोटी चीजें अभी नई नई आएंगी अभी और कॉन्सेप्ट, पर वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं डील करते जाऊंगा। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन का बड़ा पार्ट बनेगा वो है कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो देखो कमीशन 3 टाइप की होती है, कौन सी? क्या कोई मुझे बता सकता है कमीशन के टाइप्स? भैया हम तो चैप्टर ही नहीं पढ़े, हम कैसे बता सकते हैं आपको? बेटा कोशिश करो बेटा, सपने में आया होगा एक आध बार कभी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, सोच के देखो। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है हमारा ओवर राइडिंग कमीशन, और एक होता है हमारा डेल क्रेडर कमीशन। तो 3 टाइप के कमीशन होते हैं, नॉर्मल, ऑर्डिनरी कमीशन या नॉर्मल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन। क्या होता है पहले एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब होता है नॉर्मल एग्रीड कमीशन ऑन सेल्स। ओवर राइडिंग कमीशन होता है एक्स्ट्रा कमीशन इफ सेल्स प्राइस exceed the required amount. Del credit commission paid to transfer the burden of bad debts to consignee. ओके, तो ये है इनका मीनिंग, ऑर्डिनरी कमीशन। कंसाइनमेंट में क्या डिफॉल्ट केस में एक चीज होती है, क्या? कमीशन देना। कंसाइनर कंसाइनी को डिफॉल्ट केस में कमीशन देगा ही देगा, उसमें कोई पूछने वाली बताने वाली बात ही नहीं है। तो वो जो नॉर्मल कि बोलते हैं भाई सेल्स का 5%, सेल्स का 10% या जितना भी एग्रीड हो कि सेल्स का इतना परसेंट तो कमीशन हम पक्का पक्का आपको दे ही देंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन। कि ये तो फिक्स है भाई, मिलेगा ही मिलेगा, जितनी सेल्स करेगा उसका इतना परसेंट हम तेरे को देंगे ही देंगे। फिर आता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब होता है कि मैं कंसाइनी को बोला कि वैसे तो मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपए और ना ही मैं लालची हूं, वैसे तो मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपए है और ना ही मैं लालची हूं, पर अगर आप चाहो तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप 100 रुपए से ज्यादा में बेचो। अगर आप 100 रुपए से ऊपर में बेचते हो, यानी कि 105 रुपए, 110 रुपए, 150 रुपए में बेचते हो, तो 100 के ऊपर जितना जा रहा है, 100 के ऊपर मतलब जैसे मान लो 110 में बेचे तो 100 के ऊपर कितना जा रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना जा रहा है,
10 रुपए, तो हर 10 रुपए में मैं 25%, 30%, 50% कमीशन और दूंगा। मतलब एकदम भर भर के बताता है ना परसेंट। जैसे ये वाली परसेंट 2%, 5%, 10% होती मैक्स टू मैक्स, ये वाली 25%, 30%, 50% तक भी होती है ओवर राइडिंग कमीशन। तो जितना एक्स्ट्रा आपने कमा के दिया मेरे को, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे 100 रुपए की थी, आपने 110 कमा के दिया, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा के दियो पर यूनिट, इस पे भी मैं आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज दूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द मोटिवेशन, ताकि वो थोड़ा महंगे में बेचे मेरे प्रोडक्ट को? बोलो, दिस इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन कि वो मेरे प्रोडक्ट को महंगे में बेचे। ठीक है। और लास्ट आता है डेल क्रेडिट कमीशन। तो अगर कंसाइनी उन लोगों में से है कि वो क्रेडिट सेल्स करता है, इफ द कंसाइनी यूज टू डू क्रेडिट सेल्स, तो हो सकता है, प्रोबेबली चांसेस है कि देयर आर गोइंग टू बी सम बैड डेट्स इन फ्यूचर। हो सकता है ना कि मेरे को कुछ बैड डेट्स हो जाए। और क्योंकि कंसाइनमेंट कंसाइनर का है, तो हर टाइप के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन सब कंसाइनर के होते हैं। पर कंसाइनर चाहता है कि इस बर्डन को मैं ट्रांसफर कर दूं। कंसाइनर wants कि आई एम नॉट गोइंग टू बियर द लॉसेस ऑफ बैड डेट्स, आई जस्ट वांटेड टू ट्रांसफर दिस बर्डन टू समवन एल्स, और वो समवन एल्स कंसाइनी है, उसके अलावा तो और कोई है नहीं। तो वो कंसाइनी को बोलता है कि साहब साहब ऐसा है कि मैं आपको और एक और कमीशन दूंगा एक्स्ट्रा, और एक और, ये दोनों को छोड़ के, ये इन लोगों को छोड़ के एक और एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। वो कमीशन मैं सिर्फ इसलिए दूंगा कि बाई चांस आपके क्रेडिट सेल्स के चक्कर में मेरे को कोई बैड डेट्स हो गया और मुझे कोई लॉस हो गया बाई चांस, तो वो बैड डेट्स, आ रही बात समझ में, मैं नहीं बियर करूंगा, आप बियर करोगे। और वो बियर करने के लिए ही मैं आपको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं। मेरा पर्पस यही है आपको डेल क्रेडिट कमीशन देने का, कि वो खर्चे आप बियर करोगे, मैं नहीं बियर करने वाला। आ रही बात समझ में आपको? कंसाइनी बोला हाँ हाँ आ रही बात समझ, दो 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 कमीशन दो, क्योंकि कंसाइनी का भी प्रॉफिट है इसमें। पूछो क्यों? कंसाइनी का भी प्रॉफिट है इसमें। अगर बैड डेट्स हुए नहीं तो, या फिर बैड डेट्स जितना सोचा उससे कम हुए तो, अब ये सब मुद्दे तो कंसाइनी को पता है। कंसाइनी को पता है कि वो किसको क्रेडिट में बेचा है। कंसाइनी को क्लाइंट पता है, उसको भरोसा है कि ये तो पैसा दे ही देगा। एक काम करता हूँ, इससे डेल क्रेडिट कमीशन निकलवा लेता हूँ, बैड डेट्स तो होने ही नहीं वाला है। पर ये बात तो कंसाइनी को पता है, कंसाइनर को तो अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि उसके शहर में नहीं रहता है। आ रही बात समझ में? तो दोनों का फायदा है इसमें। अगर बैड डेट्स हुए तो इसका फायदा हो गया, अगर बैड डेट्स नहीं हुए तो इसका फायदा हो गया। तो दोनों अपना फायदा देख के डेल क्रेडिट कमीशन के लिए एग्री कर लेते हैं। तो ये 3 टाइप के कमीशन होते हैं। ऑल्दो तीनों के कैलकुलेशन का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये इस पे सिरदर्द नहीं करना है कि कैलकुलेशन कैसे होती है, वो आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन विल इवेंचुअली टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो नो वरी अबाउट दिस। तो नोट करो पहले। ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है? एक्स सेंड कर रहा है 1 जुलाई 2019 को वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000, स्पेंड कर रहा है 1,000 रुपए पैकिंग वैकिंग एक्सेट्रा वैसेट्रा में। ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर हम लोग कंसाइनमेंट का अकाउंट भी बनाएंगे। दोनों चीज प्रैक्टिस करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस। तो दोनों चीज करेंगे। पहला, कंसाइनमेंट में गुड्स सेंड किया, एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 50,000 के गुड्स मैंने सेंड कर दिए। ओके, आगे बढ़ो। और कोई खर्चा है कि नहीं पहले एक बार देख लेते हैं। नहीं है कोई खर्चा। 1,000 रुपए पैकिंग के लिए खर्चा किया हूं मैं, कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, और मेरे जेब से गए हैं टू कैश 1,000 रुपए। ठीक है, हाँ। उसके बाद ऑन 3 जुलाई 2019 वाई रिसीव कर रहा है गुड्स और सेंड कर रहा है एक्सेप्टेंस एक्स को 30,000 रुपए के लिए, पेबल आफ्टर 3 मंथ। तुम लोगों को मैं बताया था कि कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस भेज देता है ना, कुछ तो भी एडवांस भेज देता है। तो वो 30,000 का एडवांस एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज दिया है। ठीक है, तो लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है, वाई ने भेजा है ना,
हाउ मच 30,000। 30,000 का एक बिल मेरे को रिसीव हो गया एज एडवांस। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है वाई स्पेंड कर रहा है 2,000 रुपए फ्रेट और कार्टेज में, 500 रुपए गोडाउन में, 300 रुपए इंश्योरेंस में। बेटा टोटल बताओ डायरेक्ट, वाई कितना खर्चा कर रहा है टोटल बताओ। 2,800 रुपए। 2,800 रुपए। 2,500, 2,800। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ, यस। उसके बाद 31 दिसंबर, 1 मिनट, 3 जुलाई से एक बार बिल का डेट भी काउंट कर लो ना। 3 जुलाई से एक बार बिल का डेट काउंट कर लो। 3 जुलाई से, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। ओके, तो बिल यहीं कहीं पर वो भी हो जाएगा ना, मैच्योर भी हो जाएगा। तो पहले बिल का पैसा मंगा लो, पहले बिल का पैसा मंगा लो, कैश अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि यहीं कहीं पर बिल मैच्योर भी हो जाएगा। 3 महीने का ही बिल था ना। ठीक है, बोलो हाँ, बोलो भाई, हाँ बोलो पहले। ठीक, आगे देखो। 31 दिसंबर 2019 को ही सेंड हिज अकाउंट सेल्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्ट शोइंग दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड फॉर 55,000 रुपए सेल्स। बेटा इसी का तो इंतजार था, इसको देख के गाना याद आ गया, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई आज। आ गई ना? बिल्कुल आ गई भैया, बिल्कुल, कैसे नहीं आई बताओ। तो 6 एंट्री हो जाएगा वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल्स की एंट्री हो जाएगी बेटा 55,000 रुपए की, 55,000 रुपए की सेल्स की एंट्री हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब पक्का कमीशन होगा। वाई एंटाइटल्ड है 10% कमीशन। ठीक है, वाई एंटाइटल्ड है कमीशन ऑफ 10%। 10% कमीशन कितना आ जाएगा फटाफट से बताओ। व्हाट इज गोइंग टू बी 10% कमीशन ऑन सेल्स? 5,500 रुपए, वेरी वेरी इजी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, 5,500 रुपीज कमीशन। ओ सॉरी। ठीक है, इजी। एक कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट और कुड नॉट पे 600 रुपए फ्रॉम हिम। अब बताओ, एक कस्टमर 600 रुपए नहीं दे पा रहा है, बैड डेट से, बैड डेट्स है कि नहीं? हाँ, बैड डेट से। अब यहाँ डेल क्रेडिटर कमीशन इन्वॉल्व है क्वेश्चन में? कहीं भी ढूंढो क्वेश्चन को, क्या कहीं पर डेल क्रेडिटर कमीशन इन्वॉल्व है? नहीं। तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर खुद बियर करेगा। तो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट का लॉस है। और क्रेडिट कौन होगा? वाई। वाई का बैलेंस कम करूंगा ना, सेल्स हुई तो वाई को डेबिट किया, सेल्स हुई तो वाई को डेबिट किया, वाई को डेटर बनाया। अब वाई से 600 रुपए कम मिलेगा, क्यों? बैड डेट्स। वाई से अब 600 रुपए कम मिलेगा, बैड डेट्स। तो यहाँ वाई को बढ़ाया, सेल्स हुई तो यहाँ सेल्स कम हो गई ना, बैड डेट्स हो गए ना, पैसा कैसे मिलेगा? वाई डेटर था, वाई डेटर से हट गया, क्योंकि अब 600 रुपए नहीं मिलेगा, बैड डेट्स। आ रही बात समझ में? यस। अब एक चीज तुम समझो, हिडन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है 4/5 ऑफ द गुड्स सेल हो गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि 1/5 गुड्स स्टिल बचे हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ओके।
तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 1/5 आएगा। पहले बेटा कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। तो मेरी कॉस्ट है बेटा 50,000, 1,000 रुपए कंसाइनर के खर्चे हैं, और कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे ढूंढो। 2,000 फ्रेट डायरेक्ट खर्चा, 500 को डाउन इनडायरेक्ट खर्चा, 300 रुपए रेंट। बताओ 300 रुपए रेंट डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट, सॉरी 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 सॉरी, 300 रुपए इंश्योरेंस बच्चों, मैं रेंट बोल दिया, 300 रुपए इंश्योरेंस। किधर है किधर, ये देखो, बाय स्पेंड 2,000 रुपए फ्रेट, 500 रुपए को डाउन, 300 रुपए इंश्योरेंस। फटाफट से बताओ। अरे मेरे महान बालकों, 300 रुपए इंश्योरेंस डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है, ये पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा है, क्या एज्यूम करूंगा कि भाई गोडाउन में गुड्स पड़े, आग वाग ना लग जाए, इंश्योरेंस करा के रखें, इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्चा, आग वाग ना लग जाए, इंश्योरेंस करा के बैठे हैं, इनडायरेक्ट खर्चा। तो कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चा सिर्फ एक ही मिला मेरे को, 2,000 रुपए। गोडाउन इनडायरेक्ट खर्चा है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चा। तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। तो ये कितना आ गया टोटल, 53,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स। इसमें से कितने बचे हैं, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक के लिए कितने बचे हैं, बोलो। 1/5 बचे हैं। तो 53,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,600 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 10,600, 53,000 में से 4/5 गुड्स बिक गए हैं, 4/5 गुड्स बिक गए हैं। इसका मतलब 1/5 गुड्स स्टिल बचे हैं, मेरे गोडाउन में पड़े हैं, जाके चेक करके आओ एक बार, फिर बताना मेरे को। तो 10,600 की गुड्स अभी भी बचे हैं। एक और एंट्री होती है शगुन की, कौन सी एंट्री होती है बताओ शगुन की, गुड्स सेंड टू, गुड्स सेंड टू ट्रेडिंग अकाउंट। आर वी क्लियर विद दिस, बोलो क्लियर है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। शो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट। ठीक है, तो अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसके लिए लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट का लेजर अकाउंट। टू गुड्स सेंड 50,000, टू कैश कंसाइनर के खर्चे, टू वाई कंसाइनी के खर्चे कितने थे, 2,800, टू वाई बैड डेट्स, बाय वाई सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्या, एक मिनट देख लें तो भाई, हाँ कमीशन, टू वाई कमीशन। और क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, बस ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। बेटा 5,700 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। इजी, इजी है, लगे हाथ बना दो वाई का अकाउंट। बिल्कुल आलस मारी वाला कोई काम नहीं होगा, सेवा भावना दिल में होनी चाहिए बेटा, दिल में। जब दिल में होगी तो अपने आप पेपर में चमकेगी, जब सेवा भावना दिल में होगी ना, अपने आप पेपर में चमकेगी। वाई का अकाउंट बताओ फटाफट। वाई क्रेडिट 30,000 से, वाई क्रेडिट 2,800 से,
वाई क्रेडिट होगा फिर 600 से, वाई फिर क्रेडिट होगा 5500 से। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, क्योंकि दिस इज सेवा। भैया सेवा करनी तो अच्छे से करो ना। नहीं नहीं बेटा, सेवा ऐसी होती है। वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 55,000। ठीक है, तो ये हुआ वाई अकाउंट क्रेडिट हो गया है, वाई अकाउंट क्रेडिट हो गया है, वाई अकाउंट डेबिट हो गया, वाई अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके, एवरीथिंग इज डन। वाई का बैलेंस बता दो कितना आ रहा है। वाई का बैलेंस 55,000 माइनस 30,000 माइनस 2,800 माइनस 600 माइनस 5,500। ओके, 16,100 रिसीवेबल है। क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोला है तो बैलेंस कर देंगे। अगर बोला रहता सेटलमेंट हो जाएगी तो हम लोग कैश बैंक कर लेते, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता सेटलमेंट होगी तो कैश बैंक कर लेते। ठीक है, चाहो तो एक एजम्पशन डाल के लिख सकते हो कि बीइंग सेटलमेंट मेड, ठीक है, और यहां पर तुम सेटलमेंट करवा सकते हो। तो उस पर तुमको एक एडिशनली एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 11,600, 11,600। एक मिनट, सॉरी 16,100 है। उस सिचुएशन में आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा बाय कैश। नोट बैलेंस अमाउंट सेटल्ड, ऐसे लिखना पड़ेगा कि बैलेंस अमाउंट सेटल हो गया है। जर्नल एंट्री देख लो। अच्छा, प्रॉफिट की भी एक एंट्री पास करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,700, 5,700। बच्चों एक बार समरी देना चाहूंगा, प्लीज प्लीज एक बार देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन मेरे को बोला कि मैं गुड्स भेज रहा हूं 50,000 रुपए के, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड मैंने इसको डाल दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर मेरे को बोला 1,000 रुपए का मैं खर्चा कर रहा हूँ फ्रेट का, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरी जेब से जा रहा है। फिर मेरे को एक बिल रिसीव हुआ वाई से 30,000 रुपए का, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। फिर वाई ने अपने कुछ कुछ खर्चे किए तो उसका मैंने टोटल खर्चा लिख दिया यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। फिर मेरा बिल 3 महीना बीत गया तो मेरा और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं मान लिया बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। फिर वाई ने सेल्स करके दी तो वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्स रिकॉर्ड कर दी मैंने। फिर मैंने दे दिया वाई को कमीशन 10% का। फिर एक बैड डेट्स हो गया तो मैंने वाई का बैलेंस कम कर दिया 600 से, क्योंकि ये बैड डेट्स मुझे बियर करना था, क्योंकि कोई डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं था क्वेश्चन में। फिर क्लोजिंग स्टॉक आया कंसाइनमेंट का, इसकी कैलकुलेशन हमने की दिमाग से। हमने ले लिया कॉस्ट, हमने ले लिया डायरेक्ट खर्चे बाय कंसाइनर जो कि सिर्फ एक ही था। हमने कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा लिया, जिसमें से 3 में से सिर्फ एक ही खर्चा डायरेक्ट खर्चा था, दैट इज फ्रेट। बाकी गोडाउन का रेंट डायरेक्ट नहीं है, और इंश्योरेंस हमने मान के चला है कि गोडाउन की इंश्योरेंस है ये, ठीक है। तो उसको भी हमने इनडायरेक्ट लेके रखा है, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई 53,000। क्वेश्चन बोला 4/5 गुड्स बिक गए, तो अगर 4/5 गुड्स बिक गए इसका मतलब 1/5 गुड्स स्टिल बचे हैं, यही होता है ना इसका मतलब। तो टोटल कॉस्ट के 1/5 गुड्स अभी भी बचे हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैंने गुड्स एंड को ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया, मैंने वाई से बैलेंस अमाउंट सेटल कर दिया, और ये अमाउंट मेरे को मिला उसका अकाउंट बनाने के बाद। उसके अकाउंट में मैंने सारी एंट्रीज पोस्ट कर ली जो कि मेरे को जर्नल एंट्री में दिख रही थी। तब मेरे को एक बैलेंसिंग फिगर मिला, बैलेंसिंग फिगर, दिस इज द अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया मेरा। और फिर फाइनली मैंने कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर लिया। दिस इज गोइंग टू बी द 12 जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आपको क्लियर है सब कुछ? यस, तो इफ यू आर क्लियर विद दिस गाइस, इसको नोट करो, लेजर अकाउंट्स को भी नोट करो और जर्नल को भी नोट करो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए क्लास भारी हो गई। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर तो अब धड़ाधड़ क्वेश्चन ही करने हैं। कॉन्सेप्ट्स आर नाउ ऑलमोस्ट 90 95% चैप्टर ऑलरेडी खत्म बेटे।
95% चैप्टर खत्म हो चुका है, 5% बचा है, क्वेश्चन है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास से डील करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।